अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पेजर धमाकों के बाद अब हिजबुल्लाह के कारकुनों के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी में धमाके, 20 अफराद जाँ बहक, 450 से ज़ायद जख्मी। पेजर धमाकों के शोहदा के जनाजे में भी हुए ब्लास्ट। हिजबुल्लाह और इराक की मज़ाहमती फोर्स ने इसराइल पर बरसाए रॉकेट। मुमकिना जंग के पेश नज़र इसराइल ने हज़ारों फौजी गजा से लेबनान बॉर्डर कर दिए मुंतकिल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दुनिया को दो टूक पैगाम, कहा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात नहीं हो सकते कायम। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन ने जाहिर किया एतराज। केजरीवाल ने दिया वन नेशन वन एजुकेशन का नारा। राहुल गांधी के खिलाफ गैर महज़िब जुबान और कत्ल की धमकी देने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ कांग्रेस लीडरों ने एहतजाजी वीडियोस किए शेयर, कहा राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी। और बिहार के नवादा में एक दलित बस्ती को पेट्रोल छिड़क कर लगा दी गई आग, 80 से ज्यादा घर जलकर खाक। कांग्रेस ने कहा मणिपुर तो नहीं गए पीएम, नवादा कब जाएंगे। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल ने पेजर धमाकों के बाद अब वॉकी टॉकी धमाका करके हिजबुल्लाह के लिए दहशत मचा दी है। लेबनान में पेजर्स धमाकों में जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा में शरीक दिगर कारकुनान की वॉकी टॉकीज भी धमाके से फट गए, जिसके नतीजे में 20 अफराद शहीद और 450 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत एक बार फिर मुतअद्दिद धमाकों से गूंज उठा। ये धमाके घरों, कारों और नमाज जनाजा के मकाम पर सिलसिलावार हुए। धमाके अपने साथियों की नमाज जनाजा में शरीक हिजबुल्लाह के कारकुनान के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में हुए हैं। इसके अलावा कई घरों में भी धमाके हुए। इन धमाकों के नतीजे में मुतअद्दिद घरों और गाड़ियों में आग लग गई और 450 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए, जबकि अब तक 20 अफराद की मौत की खबर है। दर्जनों जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सड़कों पर एम्बुलेंस सायरन बजाती दौड़ती नजर आ रही है। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि गजा के अवाम की हिमायत और इसराइली हुकूमत की जारहियत के जवाब में उसने इसराइल के तोपखाने के ठिकाने को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है। इसी तरह इराक की इस्लामी मज़ाहमती फोर्स ने भी ऐलान किया है कि उसने गजा में फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में मकबूजा हैफा में एक अहम हदफ को निशाना बनाया। फिलहाल इन हमलों में हुए नुकसान की तफसील सामने नहीं आई है। हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जंग के पेश नज़र इसराइल ने अपने हज़ारों फौजी गजा से लेबनान की सरहद पर मुंतकिल कर दिए हैं। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद वो अपने तकरीबन 10 से 20 हज़ार फौजी गजा की पट्टी से लेबनान के साथ शुमाली सरहद पर मुंतकिल कर रही है। इसराइल के 98वीं डिवीज़न में शामिल फौजियों के साथ पैरा ट्रूपर्स और कमांडोज अब शुमाली कमान के तहत 36वें डिवीज़न में शामिल होंगे। इसराइली आर्मी का कहना है कि ब्रिगेड को असल में गजा में लड़ाई जारी रखना थी, लेकिन लेबनान के साथ कशीदा सूरत हाल की वजह से उसे वहां मुंतकिल करने का फैसला किया गया। सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फिर एक मरतबा वाज़ह किया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। बता दें कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया था कि अमेरिका का अगला सदर बनने से पहले सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेगा।
क़ब्ल शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी मजलिस शूरा का सालाना इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम उम्मा समेत दुनिया भर से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है, फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अक़लियती सुन्नी ग्रुप के एक रुकन को सूबे कुर्दिस्तान का गवर्नर मुक़र्रर किया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने हुकूमत की तर्जुमान फ़ातिमा महाजुरानी के हवाले से कहा है कि अर्श ज़रातन को मगरबी सूबे कुर्दिस्तान का गवर्नर नामज़द किया गया है। ज़रातन सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के आगाज़ के बाद से शिया अक्सरियती मुल्क में नामज़द किए जाने वाले पहले सुन्नी गवर्नर हैं। ज़रातन की उम्र 48 साल है और उन्होंने 2020 से हालिया अरसे तक पावर शहर के लिए पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी हैं। चीन के शहर शंघाई में 75 साल का शदीद तरीन समंदरी तूफान ने 151 किलोमीटर फी घंटे से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ दरख्त, इमारतों की खिड़कियां और इश्तिहारी बोर्ड्स उड़ा दिए। इसके अलावा सड़क पर चलता हुआ ट्रक भी उलट गया। राहगीरों ने दरख्तों और खंभों का सहारा लेकर खुद को उड़ने से बचाया। चीन में समुद्री तूफान की वजह से 1400 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा चीन के कई सूबों में ड्रोन कैमरों की मदद से वीडियोस लिए गए हैं, जिसमें बेशतर ज़मीनी इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया है।这是路，这公路，大马路。房子走了，看着没？看见没有？这房子都冲走了。सऊदी अरब में महकमे शहरी दिफा की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बुध से आइंदा इतवार तक बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सऊदी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल जमूम, मिसान, मक्का मुकर्रमा, ताइफ, अज़म, अल अर्जियाद, अल कामिल और दिगर इलाके बारिशों की जद में रहेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। मोदी कैबिनेट ने कल बुध को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए लाहे अमल तैयार कर रही है। इसकी तफसीली बातचीत भी शुरू कर दी गई है। रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट पर मुल्क भर में बातचीत होगी, प्रेजेंटेशन होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत इसे लागू करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाएगी। इसमें कानून और इलेक्शन से जुड़े माहिरीन, कुछ सीनियर मिनिस्टर्स और सीनियर सिफारतकारों को शामिल किया जा सकता है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडरों ने वन नेशन वन इलेक्शन को आइन के खिलाफ बताते हुए सख्त एतराज जाहिर किया है। वन नेशन वन इलेक्शन, अच्छा भाई क्या है ये कुछ नहीं है, ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है। लेकिन ये असल में एक शगुफा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि इसको पारित कराने के लिए उनको लोकसभा में 362 वोट चाहिए। उनकी एनडीए के पास 293 है, राज्यसभा में भी ये पारित नहीं हो पाएगा, वो जानते हैं। लेकिन ये शगुफे इसलिए रह रहकर छोड़े जाते हैं जिससे कि इस देश में चर्चा बनी रहे बेकार के मुद्दों पर।
असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। इस बात से ध्यान हटाया जाए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र हारने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, अरे एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो करा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करने चलते हैं। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो बहुत दिक्कत तलब है इस रिपोर्ट में। करीब 18,626 पन्ने की ये रिपोर्ट है। मुझे तो पहली आपत्ति खैर यही है कि इस रिपोर्ट के जो जनक हैं वो एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह का चुनावी काम, पॉलिटिकल काम ऐसी इसको नहीं हेड करना चाहिए था। मुझे तो ये भी आपत्ति है कि उस कमेटी में खरगे जी को नहीं रखा गया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में। गुलाम नबी आजाद को रखा गया जो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है। उसमें साल्वे जी हैं जो मोइन कुरैशी के साथ पार्टी करते हैं। खैर उससे हट जाइए, तो उस रिपोर्ट की ही चर्चा कर लेते हैं। यह रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि यह कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5,000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? 5,000 लोगों का चुनाव एक साथ होगा, फिर पोलिंग स्टेशन बनेंगे, फिर पोलिंग पार्टी बनेगी, फिर बंदोबस्त होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, करीब 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 30 लाख जो निर्वाचित होते हैं हमारे पंचायती राज के लोग, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में आई नहीं। पहली चीज, 4 साल 11 महीने आपसे पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पा रही है, उसी 1 महीने में आपको सारी पॉलिसी मेकिंग करनी है। सारे जो पुराने निर्णय वो चलते हैं, नए निर्णयों के लिए इसी से परमिशन मिल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ संघीय ढांचे पर प्रहार है। और ये एक जो बीजेपी का ऑब्सेशन है ना, वन नेशन दिस वन नेशन, हम वन नेशन दिस एंड दैट नहीं है, हम वन नेशन वन लैंग्वेज नहीं है, हम वन नेशन वन रिलीजन नहीं है, हम वन नेशन वन कल्चर नहीं है, हम वन नेशन वन कलर नहीं है, हम वन नेशन एक जैसे नहीं लगते हैं। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। Our diversity is our biggest strength. This whole attempt by the BJP to somehow paint us in one color, one this, one that, this is just an obsession. क्योंकि उनको भी पता है कि ये झुंझुना है, उनको भी पता है कि ये पारित नहीं होगा, उनको भी पता है ये संविधान के जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार है, और इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। खुद बीजेपी के लोग इसके लिए बगावत करेंगे, देखते जाइए आप आगे आगे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज़िया अंदाज में कहा कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नेता काबू में आते हैं। मैं तो कहता हूं कि हर महीने इलेक्शन होना चाहिए ताकि नेता काबू में रहे। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन एजुकेशन का नारा भी दिया। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए, नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में, जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले कर रखे वन नेशन वन इलेक्शन, कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली, गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। वन नेशन वन इलाज, गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव-गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए, गांव-गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? उत्तर प्रदेश समेत कई बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में चलाई जा रही बुलडोजर एक्शन मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जिसका हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पुरजोश अंदाज में वेलकम किया। हाँ, नहीं, बहुत बहुत अच्छा फैसला है। हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो 1 अक्टूबर को गाइडलाइंस देगा, हम तो
बेचैनी से इंतजार में उन गाइडलाइंस के। 1 अक्टूबर तक तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई आप बुलडोजर को ग्लोरीफाई कर रही थी बीजेपी, संविधान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही थी। ग्लोरिफिकेशन ऑफ बुलडोजर हो रहा था। और आप देखिए, अगर किसी एक महल्ले में 50 घर हैं और सिर्फ घर तोड़ा जा रहा है अब्दुल रहमान का, तो आप ये बता रहे हैं कि वो पूरा महल्ला इलीगल नहीं है, सिर्फ यही इसका घर इलीगल है। ये कौन सा है? तो नफरत की मिसाल है ये तो कम्युनलिज्म है पूरा ये बीजेपी का। तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कैसे कैसे वाकयात हुए, दिल्ली में। देखिए, जो भी सरकार तोड़ना चाह रही है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको, नोटिस देना पड़ेगा आपको। आप मनमानी नहीं कर सकते। कोर्ट का स्टे है तो भी तोड़ दे रहे आप। इलाहाबाद में वाइफ के नाम पे घर है क्योंकि उसने CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, आपने पति को नोटिस दे घर तोड़ दिया आपने। तो ये तो जुल्म है ना। कांग्रेस माइनॉरिटी के नेशनल चेयरमैन और राज्यसभा MP इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी लीडरों की जानिब से राहुल गांधी को कत्ल करने की धमकी पर शदीद एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कहा, मोदी और अमित शाह अपने लीडरों की धमकियों पर क्यों खामोश है। नफरत और मोहब्बत की जंग में नफरत के पैरोकारों ने एक बार फिर से मोहब्बत के उस अलमबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए। और ये सब हो रहा है इसी देश में खुलेआम। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश के गृह मंत्री चुप हैं, एक मंत्री आतंकी कह रहा है, एक राज्य का मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपराधियों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का एक राज्यसभा का सांसद जो पढ़ा लिखा है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक जिस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आज पूरा देश हैरत में है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां, केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुप्पी ओढ़ करके बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन नेताओं को शह कहां से मिल रही है, इन नेताओं को सपोर्ट किसका मिल रहा है। आप सोचिए, अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा के बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे इस देश की आम जनता के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। वो राहुल गांधी की जीभ काट लेना चाहते हैं। क्यों काट लेना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से इस देश की आम आवाम की बात करते हैं, वो पिछड़ों की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों के हक के लिए बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों के हक के लिए बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, वो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं और इस भाषा को सुनने के बाद भी भाजपा नेतृत्व चुप है। आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी नेता को जेल नहीं भेजा गया है, चुपचाप भाजपा नेतृत्व सुन रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके इन नेताओं को आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने इन आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए। गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम यही मानेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर हो रहा है। गुजरात के वडगाम से MLA जिग्नेश मेवानी ने कहा कि बीजेपी RSS की नफरत की सियासत के खिलाफ है। राहुल गांधी ने मोहब्बत का पैगाम दिया है जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए बीजेपी लीडर्स गैर मुहज्जिब बयानात दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 400 सीटों के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करके उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया। नफरत और हिंसा की RSS और भाजपा की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का, भाईचारे का पैगाम दिया।
भारत जोड़ो यात्रा की, और इसी के कारण उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उससे बौखलाए हुए आरएसएस और भाजपा के नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल जी के खिलाफ बहुत ही निम्न कक्षा की बातें कर रहे हैं। एक आदमी ने तो यहां तक कहा, भाजपा के एक नेता ने यहां तक कहा कि राहुल जी आतंकी है। यह सुनकर दूसरे भाजपा के एक नेता ने कहा राहुल जी आतंकी नंबर 1 है। तीसरे आदमी ने यह कहा कि राहुल जी का हश्र वही होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी को होगा, मतलब कि एक प्रकार से उनकी हत्या करने की बात की गई। और शीर्ष में गुट के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि जो राहुल जी की जीप काट कर लाएगा मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या इस मुल्क में संविधान लागू नहीं है? क्या नेता विपक्ष के खिलाफ या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित है? मैं मांग कर रहा हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हिंदुस्तान की जनता की ओर से, एक एक भारतवासी की ओर से, भाजपा के जिन जिन नेताओं ने उस प्रकार के बयान किए हैं तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी आरएसएस और भाजपा का नेता केवल नेता विपक्ष नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग न करे। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका स्थान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी हो, पुख्ता जांच हो और उसके पीछे की मंशा क्या है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के, भारत के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं। और मोदी जी, आरएसएस और भाजपा के लोग जो बौखलाए हुए हैं उनको केवल यह कहना चाहता हूं, राहुल जी की शैली में डरो मत। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हिंदुस्तान दौरे को लेकर शिवसेना यूपीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने मोदी सरकार और बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बांग्लादेश में कई हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ऐसे में इस तरह के मैच कैसे हो सकते हैं। बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लोग ही उस वक्त मुल्क में दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि चौंकाने वाली बात तो ये है कि बीजेपी की हुकूमत मरकज में है और बीसीसीआई में बीजेपी का इख्तिदार है, इसके बावजूद ऐसे मैच कैसे हो रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बांग्लादेश में कई हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ऐसे में इस तरह के मैच कैसे हो सकते हैं। बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लोग ही उस वक्त मुल्क में दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि चौंकाने वाली बात तो ये है कि बीजेपी की हुकूमत मरकज में है और बीसीसीआई में बीजेपी का इख्तिदार है, इसके बावजूद ऐसे मैच कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सिर्फ इलेक्शन के लिए ही हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। बिहार के नवादा में एक दलित बस्ती को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे यहां मौजूद 80 घर जलकर खाक हो गए। इस वाक़े के बाद कई खानदान बेघर हो गए हैं। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए बताया कि 100 से ज्यादा लोग उनकी बस्ती में घुस आए, जिनके हाथों में बंदूकें थी और उन्होंने बस्ती को तहस नहस करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने बस्ती के 80 घरों में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। हृदय विदारक नजारे देखने को सुबह से हम सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देख रहे हैं, कैसे खाने को, दाने दाने को मोहताज वो दलित परिवार वहां घरों, जले हुए घरों के बाहर बैठे हैं। दबंगों ने उनके, ना केवल उनके साथ मारपीट की, उनके घर जला दिए। ये प्रधानमंत्री जिसको न्यू इंडिया कहते हैं, क्या यहां दलितों के लिए जगह नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नवादा जाएंगे? मणिपुर तो नहीं गए, शायद नवादा चले जाएं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पेजर धमाकों के बाद अब हिजबुल्लाह के कारकुनों के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी में धमाके, 20 अफराद जाँ बहक, 450 से ज्यादा जख्मी। पेजर धमाकों के शोहदा के जनाजे में भी हुए ब्लास्ट। हिजबुल्लाह और इराक की मज़ाहमती फोर्स ने इसराइल पर बरसाए रॉकेट। मुमकिना जंग के पेश नज़र इसराइल ने हजारों फौजी गजा से लेबनान बॉर्डर कर दिए मुंतकिल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दुनिया को दो टूक पैगाम, कहा फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात नहीं हो सकते कायम। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन ने जाहिर किया एतराज। केजरीवाल ने दिया वन नेशन वन एजुकेशन का नारा।
राहुल गांधी के खिलाफ गैर महज़िब जुबान और कत्ल की धमकी देने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ कांग्रेस लीडरों ने एहतजाजी वीडियोस किए शेयर। कहा, राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी। और बिहार के नवादा में एक दलित बस्ती को पेट्रोल छिड़क कर लगा दी गई आग। 80 से ज्यादा घर जलकर खाक। कांग्रेस ने कहा, मणिपुर तो नहीं गए पीएम, नवादा कब जाएंगे। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए VPN चैनल।